बैनर आ रहा है ना, यही है। भारत मित्तल जी और अंशु मित्तल जी से मेरा अनुरोध है कि वो हमारे नीचे प्रकाशक बैठे हुए हैं जो सबको रिझाए हुए कि उनका स्वागत ये देखने में ही लगता है जैसे कोई सफारी से आए हुए हों। जंगल सफारी। हमें तो घर ले जाकर पिलाई सर। सम्मान पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। बाबा जी आइए। तो मेरे फोटो कैसे अच्छे आएंगे? अब शक्ल अच्छी नहीं तो क्या करें? फोटो की कमी है, मुस्कुराइए आप। इधर देखिए आप। हैप्पी बर्थडे भी, जन्मदिन मुबारक हो। ठीक से लग रहा है ना? ये आपको देना है ना? सफेद शांति का प्रतीक। आज तक खराब है क्या? आज बिल्कुल अच्छी ही करानी है तो फिर पीछा छोड़ा रहे हो। जल्दी से भागे मैम से। यही होता है। चलिए अब जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ सब एकत्र हुए हैं उस किताब की मुंह दिखाई कर ली जाए कि सभी मध्यासीन अतिथि मैं वही देख रहा हूँ कि एक बार खुला ही नहीं था और ये फाड़ने योग्य भी नहीं है। ये नहीं बता खुला ही नहीं। जब मित्तल साहब कह रहे थे बोले गांठ लगाने और गांठ खोलने में मैं माहिर हूँ, आ गए वो। मैं बताऊँ कैसे खुलेगी? वो आज याद पहली बार जो गांठ खोली थी वो 0851 अरे खुल गया। फोटो लीजिए, फोटो। तो बारीक से बारीक चीजें भी आपको बड़े
स्पष्टता से, बड़े सहजता से, बड़ी सरलता से, बहुत आसान शब्दों में दिखाई दे जाएंगे। लेखक है ही नहीं, क्योंकि जो लिखते हैं वो हमारी और आपकी भाषा होती है, और जब आप पढ़ते हैं तो वो दिल में उतरता चला जाता। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं तो इस किताब की आज बुराई करने वाला हूँ। कहाँ कहाँ कैसे कैसे बुराई करूँगा वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले चूँकि मेरा अधिकार क्षेत्र बाद में शुरू होगा, उससे पहले जो प्रकाशक मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, सुबोध भारती जी, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आएँ और इस किताब के बारे में कुछ शब्द। सभी विद्वजन, और ये सभा भी बुद्धिजनों की है, बुद्धिमानों की है। सभी ऐसे महफिल में आके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। छोटी सभा है लेकिन सभी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने आ पाया। दिल्ली से आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि हापुड़ काफ़ी साहित्य प्रेमी लोगों का शहर है, इसीलिए सब मेरे को देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ थोड़ा सा अफसोस इस बात का हो रहा है कि किताब बुजुर्गों के ऊपर है, लेकिन युवा वर्ग जो उसे नसीहत दे सकता है, युवा वर्ग यहाँ पे कम मात्रा में मौजूद है। उसका कारण क्या है मैं नहीं जानता। संडे है ना, ठीक है। तो मैं चूंकि प्रकाशक हूँ, लेखक हूँ, लेकिन मैं इससे बड़ा पाठक हूँ, क्योंकि मैंने बहुत स्कूल टाइम से पढ़ना शुरू किया। जीवन में 5000-6000 किताबें पढ़ी होंगी, तो थोड़ा सा समझ आता है कि कोई जब लिखता है उसने कैसा लिखा है, क्या लिखा है। तो मुझे सबसे पहले बात जब ये किताब छपने गई तो उसका श्रेय तो महेश वर्मा जी को जाता है, मेरे मित्र हैं, तो इन्होंने शायद मेरे को रेफर किया था नितिन जी को कि वो आपका काम अच्छा करेंगे। तो मेरे पास जब पहला ड्राफ्ट आया तो मुझे खुशी हुई कि एक इस आयु के व्यक्ति ने लिखने की हिम्मत की, और इनका विषय जबकि साइंस रहा है, तो इन्होंने जो एक साइंस नहीं दिखाई, फ्यूज बल्ब को रोशन कर दिया। ये भी तो साइंस का काम है, ये भी तो साइंस का काम है। और ये विषय अच्छा है, और ये इसकी कीमत सब जानते हैं। हमारे समाज में बुजुर्ग अक्सर रिटायर होने के साथ ही फ्यूज बल्ब होते नहीं, वो खुद ही हो जाते हैं। उसकी वजह ये रहती है कि वो समाज में अपने लिए कोई सार्थक कार्य नहीं ढूंढते, अपनी उपयोगिता नहीं समझते। इसलिए अगर एक साइंटिफिक स्टडी को पढ़ा जाए तो रिटायर होने वाले ज़्यादातर जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी या प्राइवेट वाले, वो अधिकांश रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। रोग ग्रस्त होने का कारण शारीरिक कम होता है, मानसिक ज़्यादा होता है। मानसिक रूप से उनके सामने कोई चुनौती नहीं रहती, कुछ अचीव करने को नहीं होता, बच्चे सेटल हो जाते हैं, शादी हो जाती है, उसकी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। मगर मित्तल साहब का ये उपन्यास फ्यूज बल्ब कम से कम बुजुर्गों को एक राह दिखाता है कि आपका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। मैं ऐसे कई बुजुर्गों को जानता हूँ जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक बाकायदा जोरदार पार्टी की और अपनी दूसरी पारी शुरू की, और इस कदर शुरू की कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ऐसे काम किए जो उन्होंने 60 साल की उम्र में नहीं किए थे। कितनी किताबें लिख डाली, कितने एनजीओ से जुड़ गए, और कितने अच्छे समाज को सबक दिए उन्होंने। तो ये मित्तल साहब की किताब उसी दिशा में एक अच्छा कदम है। इनकी सोच अच्छी है, इनके विचार अच्छे हैं, आप सबके पास पुस्तक पहुंच गई है। इस किताब की जितनी भी खामियां हैं उसका बोझा मेरे सर पे डाल दीजिए, उसका दोषी मैं हूँ, और जो अच्छी बातें हैं उस सबका श्रेय मित्तल साहब को दीजिए कि उन्होंने बेहतरीन किताब लिखी है। तो गलती मैं सदुभाग्य स्वीकार करूँगा, जो किताब में गलतियाँ होंगी, कुछ और चीज़ रह गई होंगी, और कुछ अच्छा लगे तो वो सब मित्तल साहब को श्रेय दीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, काफ़ी बोल चुका हूँ जरूरत से ज़्यादा। तो आप सभी को और सुभाष चंद्र जी के बारे में मुझे एक बात ये कहना है कि सबसे पहले मैंने इनके दर्शन डॉक्टर अशोक मैत्री की किताब का विमोचन हुआ था गाजियाबाद, वहाँ पर हुआ था। अब मैं इनके वक्तव्य से इतना प्रभावित था कि मेरी चाह थी कि जब इस किताब का विमोचन हो तो उनकी उपस्थिति हो। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकाला। डॉक्टर अशोक मैत्री, हमारे यात्री जी, भाई गोपाल सिंह जी, डॉक्टर त्यागी जी, सब लोग यहाँ पर आए, सबका मैं आभारी हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करता हूँ।
ये वो कहानियाँ हैं जो बचपन में हम लोग सुना करते थे, जिसका प्रभाव उम्र तक रहा, आज भी आएगा। दो पड़ोसी राजा थे, दोनों बहुत दोस्त थे। एक के लड़का था, एक के लड़की थी। चाहते थे कि दोस्ती समाज में बदल जाए। दोनों राजी भी थे, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। जो लड़की वाला राजा था, वहां पर सामाजिक मूल्यों को ध्यान दिया जाता था, बुजुर्गों का ध्यान दिया जाता था, सम्मान किया जाता था। लेकिन इससे विपरीत जो लड़की वाला था, लड़का अच्छा था, होनहार था, लेकिन वहाँ एक समस्या थी कि बुजुर्गों को वो सम्मान नहीं मिलता था। वो समझ लेते थे वहाँ के युवा लोग कि बुजुर्ग अब शक्ति से तो क्षीण हो गए, मानसिक लेवल भी उनका थोड़ा कमजोर हो गया। अब बच्चों की जिद थी, शादी करनी थी, तो लड़के वाले ने शर्त रखी कि आप बारात लेके तो आएंगे, लेकिन किसी बुजुर्ग को साथ नहीं जाएंगे। आप आएंगे जरूर, क्योंकि बुजुर्ग का आपके यहाँ सम्मान नहीं है, तो हम बारात में भी उनका सम्मान नहीं करेंगे। शादी करनी थी, बोले हाँ जी बिल्कुल। लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग था, उसने कहा भाई हो कुछ भी, जाऊंगा मैं भी। कैसे ले जाओगे तुम घर? तो बड़े जिद्दोजहद रही, तो एक बड़ा सा ट्रंक मंगाया, उस बुजुर्ग को ट्रंक में बिठाकर चुपचाप ले गया। बारात आ गई, पहुंच गई लड़की वाले के यहाँ। लड़की वाले ने कहा कि भाई देखो फेरे अभी नहीं पढ़ेंगे। बोले क्यों नहीं पढ़ेंगे? वो इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि बराबर में जो नदी बह रही है, पहले इसको दूध से भर दो तब करेंगे। अब ऐसी शर्त कि बहता पानी, नदी, इतना दूध आए कहाँ से? मायूस हो गए सारे के सारे, अपने एक साथ इकट्ठे हो गए। लौटदारी हो जाएगा, खटपट सुनी, बुढ़े ने सुनी, अंदर जो बैठा बुजुर्ग था उसे भी क्या बात है, उसको खोला। क्योंकि बाबा क्या कर रहे हैं, ये शर्त रख दी नदी को दूध से भर दो। अरे भले आदमी, नदी का बहता पानी है, इतना दूध आएगा कहाँ से, कैसे भरेगी? बुढ़ा बोला तो बेटा इसका मतलब कुआरे रह गए। बोले और क्या करें? बोले अच्छा सुनो, जाके राजा से कहो महाराज बिल्कुल दूध भरने को तैयार है, तो आप नदी खाली करा दो। यही बात जब लड़के ने कही तो लड़के से बोला अच्छा भाई चलो बात मान ली, तुम्हारी शादी करेंगे, पर ये बताओ ये बात बताई किसने है? सही सही बताना। उन्होंने सही सही बताई कि ऐसे ऐसे एक बुजुर्गवार आ गए थे, उन्होंने बताई। बोले समझ गए, जब कभी काम में कोई परेशानी आती है तो बुजुर्गों का अनुभव भी काम आता है। इसलिए सीखो बुजुर्गों का सम्मान करना, बुजुर्गों को सम्मान देना। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ, कैसे कैसे ये मैं एक साइंस का विद्यार्थी रहा, लेकिन फिर साहित्य में आया। तो बात अपने शुरू करने से पहले मैं अपने प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अशोक मैत्र का अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये लिखा। क्योंकि जब मैंने पहली किताब लिखी थी, साइंस की किताब थी, बहुत जबरदस्ती मुझसे पहली किताब लिख, तो मैंने बड़ी घुंदन में उनसे कहा, मैं डॉक्टर साहब किससे किताब लिखवा रहे हो? जिंदगी में अपनी पत्नी को लव लेटर तो लिखा नहीं, किताब लिखवा रहे हो। लेकिन मेरा इनकी जान जबरदस्त से वो किताब लिखी गई और विज्ञान प्रसार में बिछा। इसके बाद मुझे मौका मिला परिवार परामर्श केंद्र में जाने का, परिवार न्यायालय में जाने का, वहाँ के केसेस का। फिर डॉक्टर अशोक की लग गई था, भैया जो केस हो गए उनकी नोट कर लिया करो। मैंने क्या करूँगा? अरे कह रहा हूँ ना करो। जब बहुत दिन हो गए, बोले अब तो बहुत केस हो गए होंगे। मैंने हाँ जी लिखना शुरू करो। भाई फिर एक दिन ऐसे बुजुर्ग के बारे में बात चल रही थी। हुआ ये कि हापुड़ के अंदर
वरिष्ठ नागरिकों की समस्या एवं निराकरण की एक गोष्ठी की। एक वरिष्ठ नागरिक उसमें, वहां पर सब वक्ता बोल रहे थे और जो भी वक्ता आता वो एक ही बात कहता कि वृद्ध इसलिए परेशान है, वृद्ध इसलिए परेशान है, तो उसका इलाज क्या है? पर एक ही इलाज है, इनका वृद्ध आश्रम बना दिया जाए। जितने वक्ता आए सबकी एक ही बात सुन कर मेरे दिमाग में कुछ अजीब से हथौड़े से बजने लगे। तभी मेरे को इनवाइट कर लिया गया कि मित्र साहब कुछ बोलेंगे। मैंने कहा हाँ, मौका मिल गया, बोलूंगा जरूर। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, हमारी भारत की संस्कृति क्या है? हमारे भारत की विचारधारा क्या है? संस्कृति और विचारधारा तो वसुधैव कुटुंबकम है। हम तो पूरे संसार को अपना व्यापार परिवार मानते हैं। अब यहाँ पर आप एक भरे घर को तोड़ना चाहते हो। जिस घर की आधारशिला जिसने रखी हो उसको तुम घर से बाहर करना चाहते हो। पर मैं तो इस बात को बिल्कुल राजी नहीं हूं। जब आप इतने अधिक विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं समाज के बारे में, तो ये क्यों नहीं सोचते कि युवा वर्ग का हम ऐसी कार्यशाला बनाएं जिसके अंदर युवाओं को समझाएं तुम क्या हो। ऐसा काम क्यों नहीं करते? वो कार्यशाला आयोजित करें जिसमें युवाओं के अंदर वो समझ आए। लेकिन आप तो पूरे घर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। ये जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग हमारे जीवन में एक ऐसे स्पीड ब्रेकर होते हैं जो तेजी से भागती हुई गाड़ी को, उसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल इसलिए करते हैं कि जिससे एक्सीडेंट कम हो जाए। तो वही काम हमारे परिवार के अंदर बुजुर्गों का है। वो हमें टोको-टैकी करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमसे कोई अमर्यादित बात ना हो जाए, अमर्यादित घटना ना हो जाए। उसको रोकने के लिए ये हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम बिल्कुल मशीन की तरह काम करते हैं, मैटेरियलिस्टिक होते हैं, आर्थिक दृष्टि की तरफ सोचते हैं, कैरियर की तरफ सोचते हैं। उसका अलावा हमारा सोच नहीं। पहले टाइम में हमें याद है, हम अपने दादाजी हमारे बहुत ज्यादा नहीं रहे, ताऊ जी के साथ बैठते थे। उनकी बातों में कुछ बातें ऐसी होती थी जो हमको अंदर में संस्कार दे जाती थी, जो हमें घर परिवार के बारे में बताती थी कि हमारे घर परिवार का रिवाज ये है। बातों बातों में वो उन देश के देशभक्तों की बात बता देती थी। वो उन रामचंद्र के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, उनके करेक्टर के बारे में बताती थी। वो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में छप जाता था। और जब छपता तो आचरण भी उसी प्रकार होता। लेकिन आज की जो आपाधापी है अपना कैरियर बनाने की, अपना स्टेटस बनाने की, उस स्टेटस बनाने के लिए, स्टेटस सिंबल करने के लिए उनको ये लगता है कि यदि हमारे बच्चे हमारे माता पिता हैं, दादा दादी के पास ज्यादा बात करेंगे तो वो दक्षिणा यूसी की बात बताएंगे, कोई एडवांस बात नहीं बताएंगे, आजकल की बात नहीं बताएंगे। तो इसलिए वो बच्चे अपने दादा दादी के पास नहीं जा पाते और जो शिक्षा उन दादा दादी से बातचीत में कहानी के रूप में मिल जाती थी, जो संस्कार मिल जाते थे, उनसे वो वंचित हो जाते। और जिस परिवेश में वो हैं, वो परिवेश उनको प्रभावित करने लगता है। वो बचपन से ये समझने लगते हैं कि हमारा कैरियर ही है और कुछ नहीं, हमें कैरियर बनाना है और कुछ नहीं। अब ये बात तो आ तो गई, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ? हो सकता है मेरी बात से आप लोग, कुछ लोग मतलब ना सहमत हूं, लेकिन अपनी बात कहूंगा जरूर। उसका प्रभाव ये होता है
कि वो बच्चे दादा दादी से कतराने लगते हैं, उनसे दूर दूर रहने लगते हैं और वो बातें नहीं सीख पाते। जो सीखते हैं उनको लगता है कि आज के माहौल में, आज के परिवेश में जो हमारे माता पिता कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब माता पिता तो कैरियर बनाने के चक्कर में लगे हैं, उन्हें तो बच्चों से बात करने की फुर्सत भी नहीं है। आप ये देखिएगा, छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, मम्मी को परेशान करता है, पैदा होते ही उसको मोबाइल दे दिया। अब ये मोबाइल देना बड़ा आसान है, बड़ा विषय अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव क्या है, कभी गौर किया है? यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि मेरी बात से थोड़ा सहमत तो होंगे कि बचपन से ही उनको जितनी रेडियो रेडिएशन होने लगा, मिलने लगा, उसके मस्तिष्क को कैसे पनपने देगा, उसमें सोचने की शक्ति को कैसे होगा? उसका कारण आप देख लीजिए, पहले लोग पहाड़े उंगलियों पर करते थे सारे, आज कैलकुलेटर भी देते हैं तो भी गलती करते हैं। तो मानसिक विकास कहाँ हो रहा है? वो तो निराश हो रहा है। इस बारे में कभी हमने नहीं सोचा। अगर दादा दादी भी कहते हैं तो आज के शिक्षित माता पिता फौरन टोकते हैं, पापा इनको कुछ मत कहा करो, जैसे कर रहे करने दो। अरे जैसे करने दो, वो सीमा कहां तक जाएगी? आज अगर पहले स्टेप पर आप टोकोगे तो दूसरा स्टेप तो नहीं आएगा, फिर आगे जब कितने स्टेप आएंगे इसका कोई अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। अब आज के युवाओं में एक स्थिति और आ गई है, संस्कृति बदलती है परिवेश के अनुसार। आज उपभोक्तावाद पैदा हो गया है। उपभोक्तावाद क्या है? उपभोक्तावाद से सीधा सीधा मतलब है जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है वो तो हमारे पास है, वरना फेंक दो। आपने देखा होगा यूज एंड थ्रो पहनाने लगे हैं, जब तक यूज है तो पर संभा कर रखेंगे, दूसरा ले लेगा तो लड़ बैठेंगे कि मेरा पैन वापस दे, लेकिन जब उसकी खत्म हो जाएंगी तो उसकी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी और उसको फेंक देंगे। जिस प्रकार अपने बल्ब पर आता हूं मैं, जिस प्रकार बल्ब जल रहा है, रोशन कर रहा है, आप उसको चमकाएंगे, लेकिन जब फ्यूज हो जाएगा तो उसे लेकर डस्टबिन में फेंक देंगे। आज स्थिति बुजुर्गों की यही देखी जा रही है। जब तक बुजुर्ग हमारे उपयोगी हैं तब तक तो उपयोगी है, और जिस दिन उनका उपयोग खत्म हो गया तो उनकी वैल्यू खत्म हो गई। आज बुजुर्ग चाहता क्या है? आज बुजुर्ग ये चाहता है कि मैंने जीवन भर काम किया, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ मिलकर आराम करना चाहता हूँ, लेकिन बच्चों पे टाइम नहीं हुआ है। वो अपनी बात कहे किससे? अब अगर कोई जीवन साथी बिछड़ जाता है, उस स्थिति में उस बुजुर्ग की स्थिति तो बहुत 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 खराब होती है। वो तरस जाता है दो बात कहने के लिए या दो बात सुनने के लिए अपनों से। ये सारी समस्याएं थी। इन सारी समस्याओं के अंदर मैंने ये चीजें परिवार परामर्श केंद्र में, पारिवारिक न्यायालय में इस टाइप के केस बहुत आते थे, तब मैंने देखा कि ये बुजुर्गों की क्या स्थिति हो रही है। अब मैं थोड़ा सा एक केस का विवरण आपको देता हूं। हमारे पास केस आया फैमिली कोर्ट में। एक बुजुर्ग ने अपने बच्चों के पर केस डाला कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मेरे बच्चे ध्यान नहीं रखते, जबकि मेरे बच्चे पूरे काबिल हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और एक अपनी दुकान चलाता है। हमने उन बच्चों को भी बुलाया, पूछा, बात की, उसकी जड़ में जाने की कोशिश भी की, तो पता ये लगा कि वो बच्चे हैं। वो बोले जी हम अब इस बात का क्या करें, दुनिया भर का तो कर्ज कर दिया, रोज दारू पीने को चाहिए। हम इनसे कह रहे हैं कि तुम घर में बैठो, दारू हम ला के देंगे, लेकिन बाहर मत जाओ।
लेकिन मानते नहीं। फिर उसको बुलाया, फिर अलग से बात की बुजुर्ग से, बिल्कुल सेपरेट। क्योंकि भाई तुम सही बात बताओ कि ये कितने सही है कितने गलत है, केस तुमने डाला है, हम तुम्हें सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो उसने बड़े स्पष्ट तरीके से एक बात बताई कि बाबूजी मैं सच सच कह रहा हूं, लेकिन इन बच्चों से मत कहना। अब सच्चाई क्या थी? अब सच्चाई को जानने के बाद उसमें आप खुद महसूस करेंगे कि क्या स्थिति थी। बोला जी मैंने बड़ी मेहनत से दुकान बनाई, मकान बनाया, दुकान चलाता रहा, मेरी बदकिस्मती मेरी पत्नी चली गई, मैं अकेला रह गया। बड़ा बेटा जो मेरे पास आता दुकानदारी की बात करता करके अपने जाकर चला जाता, मैं अकेला रह जाता। छोटे बेटे को कोई टाइम नहीं क्योंकि वो ऑफिसर है। धीरे 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 इस चक्कर में मेरे को पड़ गई आदत शराब की। अब इस शराब की आदत का फायदा दो जनों ने उठाया। एक तो मेरी साली थी, वो तलाकशुदा थी, दिल्ली रहती है। उसने इस बात का फायदा उठा के बार बार मेरे को बुलाया अपने पास। अब वो तू चिंता मत कर, जीजा चिंता मत कर। उसने भी दारू पिलानी शुरू कर दी। एक मेरा दोस्त था, उसने रोज तू चिंता मत कर दारू पी पिलानी। और क्योंकि दोनों की निगाह मकान पे थी, अब 3 लाख रुपए कर जैसे मुझसे हो गया, किससे हुआ यूं नहीं बताऊंगा। भाई तू दारू पी से छोड़ सके तो हाँ छोड़ दूंगा, पर ये बच्चे मुझसे बात तो करें, मैं सिर मारूं क्या दीवारों पे। तो बच्चों को बुलाया, समझाया। बच्चों ने कही ठीक है जी 3 लाख रुपए का कर्जा हम उठा देंगे, इतने पैसे रोज खर्चे को देंगे, लेकिन वहां जाना छोड़ोगे। बोला मैंने छोड़ दिया, अभी से छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि यदि हम वास्तविकता को जानेंगे तो हम देखेंगे कि बुजुर्ग अगर बिगड़ रहा है उसके पीछे कहीं उसके बेटों का कोई व्यवहार तो नहीं है। अब इस किताब के अंदर एक विशेष बात और है, मैं पुरजोर से कहना चाहता हूं इस बात को कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पर हक नहीं होता लेकिन शक भी नहीं होता। अच्छा कुछ रिश्ते ऐसे हैं हमारे जिन पर हक तो नहीं है लेकिन शक नहीं है, क्योंकि हक तो आनुवंशिक रिश्तों पर ही होता है, खून के रिश्तों में होता है। अब खून के रिश्तों की भी स्थिति आप देखिए, बड़े रंग बिरंगे होते हैं, बड़े अजीब अजीब रंग दिखाते हैं। यदि खून के रिश्ते दायित्व बोध से भरे हुए हैं और खून के रिश्ते अधिकार बोध से भरे हुए हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दायित्व बोध अगर है तो वो बुजुर्गों का हर तरीके से ध्यान रखेगा, पैसे से नहीं मानसिक रूप से भी। उसके पास बैठेगा भी, अपनी समस्या भी करेगा, उनकी समस्या सुनेगा, आपस में वार्तालाप रहेगा, उसे मानसिक फीलिंग मिलता रहेगा। लेकिन जहाँ अधिकार बोध आ जाता है तब वहाँ क्या स्थिति बनती है, आपको अंदाजा लगा लिएगा कि भाई भाई में झगड़ा, पैसों का झगड़ा, बिल्डिंग का फिर झगड़ा। तो अब रिश्ते जो बन रहे हैं आज वो अधिकार बोध के कारण है, दायित्व बोध हमारा लुप्त होता जा रहा है। आज युवाओं में जरूरी है उस दायित्व बोध को जगाना। इस पुस्तक के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण जब एक महिला, इसका जो हीरो कहे या कहे भवानी शंकर, बाबू भवानी शंकर के संपर्क में किन्हीं घटनाओं के कारण आ जाती है, तो उसने वो अपना दायित्व निभाया जो आनुवंशिक कभी नहीं कर सकता। उसने उसकी पत्नी की सेवा की, अंत तक सेवा की, लेकिन जब डेथ हो गई तो डेथ के साथ खुद भी चली गई। जब तक वो हॉस्पिटल में थी, जब बिल्कुल घर नहीं गई, मैं भाभी के साथ आई हूँ, भाभी के साथ ही क्या हूँ। जहां अपने अधिकार बोध था वहां पर बच्चे अपने कैरियर बनाने के चक्कर में अपनी मां को डेथ स्थिति में भी छोड़कर चले गए। इस किताब के अंदर कहने, मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मेरा सोच केवल यही था कि
बुजुर्ग कभी भी फ्यूज नहीं होता, उसके अंदर ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा पूरी भरी होती है। आवश्यकता है हम उस ऊर्जा का उपयोग करें। इन बातों से बहुत जरूरी बातें हैं। मैं वाणी को विराम